इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया साउदर्न ब्लॉटिंग एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। इस वीडियो में हम 2020 के CSIR नेट JRF लाइफ साइंस के साउदर्न ब्लॉटिंग से एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गिवन है। एक्सप्रेशन ऑफ जीन A इज आर रेगुलेटेड बाय मैग्नीशियम। The expression of gene A in untreated and cells treated with magnesium was analyzed by northern hybridization and western blotting. A similar exercise was done for a mutant which was isolated with 6 base pair deletion in 5' untranslated region of the transcript of gene A. If the regulation of gene A expression is controlled only at the translation level, which of the above profile are possible correct representation of the experiment result? इसमें हमें बोला है कि कोई जीन A है, उसका एक्सप्रेशन कंट्रोल होता है मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम के आने पे ऑन होता है या ऑफ होता है, या मैग्नीशियम के जाने पे ऑन या ऑफ होता है, ये नहीं गिवन। बस इसमें लिखा है कि कंट्रोल होता है मैग्नीशियम से। जीन A का एक्सप्रेशन, हमने 2 टाइप की सेल्स ली। अनट्रीटेड सेल जिसमें मैग्नीशियम नहीं है, ट्रीटेड सेल जिसमें मैग्नीशियम है, उनको हमने नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन किया। नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन मतलब नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किया, एंड हमने वेस्टर्न ब्लॉटिंग किया। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में, नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन में हम RNA का लेवल डिटेक्ट करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम प्रोटीन का लेवल डिटेक्ट करते हैं। मतलब इन शॉर्ट बोला जाए तो अनट्रीटेड सेल में जिसको मैग्नीशियम से ट्रीट नहीं किया है और ट्रीटेड सेल में जिसको मैग्नीशियम से ट्रीट किया है, उन दोनों सेल्स का RNA और प्रोटीन को डिटेक्ट किया। उन दोनों सेल का RNA एक्सप्रेशन, प्रोटीन एक्सप्रेशन डिटेक्ट किया, जो कि मैग्नीशियम के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। जीन A का डिटेक्ट किया RNA और प्रोटीन लेवल, जो कि मैग्नीशियम के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। अब इसमें एक पॉइंट गिवन है कि if the regulation of gene A is controlled only at the level of translation। सिर्फ इसी पॉइंट में फुल क्वेश्चन का झोल है। क्या इसमें बोला है कि जीन A का एक्सप्रेशन रेगुलेट हो रहा है, बट सिर्फ ट्रांसलेशन लेवल पे रेगुलेट हो रहा है। मतलब DNA से RNA बनेगा, RNA से प्रोटीन बनेगी जब रेगुलेट हो रहा है। मीन्स RNA तक कोई रेगुलेशन नहीं है। RNA तक मैग्नीशियम हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, RNA बनेगा ही बनेगा। RNA के बाद जब प्रोटीन बनेगा, RNA टू प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन होगा, तो ट्रांसलेशन को कंट्रोल कौन करेगा? मैग्नीशियम कंट्रोल करेगा। अब ये गिवन नहीं है कि मैग्नीशियम जो है वो उसके आने पर ट्रांसलेशन होगा या वो नहीं आएगा तो ट्रांसलेशन होगा। फर्स्ट थिंग तो ये गिवन है इस क्वेश्चन में। सेकेंड थिंग क्या गिवन है? हमें एक म्यूटेंट दिया है, उसी सेल का एक म्यूटेंट दिया है। एक तो हमें वाइल्ड टाइप हो गया, वाइल्ड टाइप की कंडीशन, वाइल्ड टाइप की स्टोरी मैंने आपको बता दी। एक है म्यूटेंट, हमें म्यूटेंट दिया है। म्यूटेंट जो है उसका जो RNA है उसका हमने 5' UTR रीजन को रिमूव कर दिया, तो वो म्यूटेंट बना है। म्यूटेंट कोई भी वाइल्ड टाइप से कब बनता है? जब कुछ रिमूवल हो जाता है, कोई जीन रिमूव हो जाता है। तो जो वाइल्ड टाइप का RNA आया था, तो RNA में आप सब जानते हैं कि जहाँ से प्रोटीन बनती है उससे पहले अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, उसके बाद भी अनट्रांसलेटेड रीजन होता है। तो 5' एंड पे जो अनट्रांसलेटेड रीजन था वो रिमूव कर दिया, तो म्यूटेंट बना। अब हमें सिंपल ये बोला है कि वाइल्ड टाइप सेल है, म्यूटेंट सेल है। वाइल्ड टाइप में भी ट्रीटेड सेल है, अनट्रीटेड सेल है। म्यूटेंट में भी ट्रीटेड सेल है, अनट्रीटेड सेल है। इन सब में हमें RNA और प्रोटीन का लेवल बताना है। हमें इसमें 4 ग्राफ गिवन है। इन 4 ग्राफ में से कौन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं RNA एंड प्रोटीन का लेवल? वाइल्ड में, म्यूटेंट में, ट्रीटेड में, अनट्रीटेड में। मतलब हमारे पास 4 ग्रुप की सेल है, 4 ग्रुप की सेल है। 2 वाइल्ड टाइप है, 2 म्यूटेंट है। वाइल्ड टाइप में भी अनट्रीटेड है, जिनको हमने ट्रीट नहीं किया है मैग्नीशियम से, एक है जिनको ट्रीट किया है मैग्नीशियम से। म्यूटेंट में भी अनट्रीटेड है, जिनको ट्रीट नहीं किया है मैग्नीशियम से, और ट्रीटेड भी है, जिनको ट्रीट किया है मैग्नीशियम से। ओके, और हमें इनका RNA डिटेक्ट करना है, प्रोटीन डिटेक्ट करना है। पहले हम RNA की बात करते हैं। इसमें हमें बोला है कि मैग्नीशियम का आना नहीं आना RNA से कोई मतलब नहीं है। RNA से प्रोटीन बनेगा तो मैग्नीशियम का आना नहीं आना डिपेंड करता है। कैसे? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो कंट्रोल कर रहा है, वो रेगुलेट कर रहा है। मैग्नीशियम कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है,
और मैग्नीशियम किसको कंट्रोल कर रहा है? ट्रांसलेशन वाले स्टेप को कंट्रोल कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो आरएनए तो हर केस में आएगा, मतलब चारों केसेस में, वाइल्ड टाइप, म्यूटेंट, ट्रीटेड, अनट्रीटेड, ट्रीटेड, अनट्रीटेड, सब में हमारा आरएनए आएगा। मीन्स जो हमारा नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन है उसका एक्सप्रेशन जरूर आएगा। मैग्नीशियम हो ना हो, वाइल्ड टाइप हो, म्यूटेंट हो, हमेशा आएगा, क्योंकि यहाँ पे आरएनए लेवल की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे कंट्रोल जो हो रहा है वो ट्रांसलेशन लेवल पे हो रहा है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है कि कंट्रोल जब होगा ट्रांसलेशन लेवल पे तो बताना है हमें। तो पहले तो उन ऑप्शन को फिल्टर आउट कर देते हैं जिन ऑप्शंस में हमारा आरएनए नहीं आ रहा है। इफ हम ए देखें तो हमारा इसमें वाइल्ड टाइप में अनट्रीटेड है, ट्रीटेड है। वाइल्ड टाइप में ये है नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन, ये है वेस्टर्न। नॉर्दर्न में दोनों टाइप बैंड आ रहा है। ओके, म्यूटेंट में देखें ए के ही, तो नॉर्दर्न में दोनों टाइप बैंड आ रहा है, चाहे वो अनट्रीटेड है चाहे वो ट्रीटेड है। तो ए को हम फिल्टर आउट नहीं करते, ए आंसर हो सकता है। फिर हम देखते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में हमारा, यदि हम वाइल्ड टाइप देखें, वाइल्ड टाइप का हम नॉर्दर्न देखें, सिर्फ हम नॉर्दर्न की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि आरएनए आना ही आना है। उसमें हमारा अनट्रीटेड देखें तो आरएनए आ रहा है, ट्रीटेड देखें तो आरएनए आ रहा है। बट यदि हम म्यूटेंट में जाते हैं तो म्यूटेंट में नॉर्दर्न में बैंड शो नहीं कर रहा है, बैंड शो नहीं कर रहा है। इट मीन्स बी ऑप्शन तो रॉन्ग है, क्योंकि आरएनए का तो कोई कसूर ही नहीं है, आरएनए तो आएगा ही आएगा, क्योंकि रेगुलेशन ट्रांसलेशन लेवल पे हो रहा है। तो आरएनए तक तो कोई स्टोरी बनती ही नहीं है रेगुलेशन की, कि मैग्नीशियम है नहीं है, 5' UTR रीजन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई स्टोरी नहीं बनती। हमारा आरएनए आएगा ही आएगा, नॉर्दर्न के सामने बैंड आएगा ही आएगा, चाहे वेस्टर्न के सामने आए ना आए, क्योंकि वेस्टर्न के सामने तो रेगुलेट हो रहा है। ट्रीटेड में आएगा या अनट्रीटेड में नहीं आएगा, उसकी स्टोरी अभी हमें आगे समझेंगे। तो बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, बी को हमें देखना ही नहीं है। अब आता है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आता है, सी में भी वाइल्ड टाइप देखें और नॉर्दर्न देखें तो हमारा अनट्रीटेड में नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है कि नॉर्मल वाइल्ड टाइप सेल्स की अनट्रीटेड में क्यों नहीं आ रहा है। जब मैग्नीशियम से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है तो मैग्नीशियम आए ना आए फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो अनट्रीटेड में बैंड क्यों नहीं आ रहा है? नॉर्दर्न में बैंड आना जरूरी है। किस लिए? क्योंकि सिर्फ एक बात बोल दी इन्होंने कि कंट्रोल हो रहा है ट्रांसलेशन लेवल पे, तो मैग्नीशियम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा बी और सी तो रॉन्ग हो चुके हैं, बी और सी तो ऑप्शन जा चुके हैं बिल्कुल। हमारा ए और डी बचा है। ए और डी को हम ट्रांसलेशन लेवल से समझते हैं। हमने आरएनए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के थ्रू हमारे दो ऑप्शन जा चुके हैं। हमारा वेस्टर्न ब्लॉटिंग बचा है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से हम इन दोनों को फिल्टर करते हैं, ये दोनों सही है या एक सही है। फर्स्ट एक बात समझते हैं हम कि यहाँ पे गिवन तो नहीं है ना कि मैग्नीशियम आएगा तो ट्रांसलेशन होगा, मैग्नीशियम आएगा तो आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ऐसा तो कहीं गिवन नहीं है ना। बस इन्होंने बोला है कंट्रोल हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नीशियम के आने पर वो ट्रांसलेशन हो और मैग्नीशियम के ना आने पर ना हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो हम कोई प्री डिसाइडेड कोई कंडीशन लेके नहीं चल रहे हैं, हम ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में हमें बोला है कि वाइल्ड टाइप केस में यदि हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग देखें, नॉर्दर्न हमें नहीं देखनी है, वेस्टर्न देखनी है। वेस्टर्न देखें तो वेस्टर्न में बैंड नहीं आ रहा है, वेस्टर्न में कोई बैंड नहीं है अनट्रीटेड सेल में। तो हो सकता है कि यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं दिया था अनट्रीटेड में, तो इस वजह से हमारा ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम सोच सकते हैं कि क्या पता मैग्नीशियम जो है वो कंट्रोल कर रहा हो, मैग्नीशियम के नहीं आने पर ट्रांसलेशन नहीं होगा, मैग्नीशियम आ जाएगा तो ट्रांसलेशन हो जाएगा। ओके, और जैसे ही मैग्नीशियम आया ट्रीटेड सेल में, मैग्नीशियम आया तो वैसे ही हमारा प्रोटीन का बैंड आ गया। तो हो सकता है कि मैग्नीशियम आए जब भी ट्रांसलेशन हो। ओके, वाइल्ड टाइप सेल देखी हमने। ओके, इफ हम डी कंडीशन देखें तो डी कंडीशन में वाइल्ड टाइप देखें, वाइल्ड टाइप का वेस्टर्न वाला ब्लॉटिंग देखें तो अनट्रीटेड में बैंड आ रहा है, ट्रीटेड में नहीं आ रहा है। ट्रीटेड में नहीं आ रहा है हमारा और अनट्रीटेड में बैंड आ रहा है। इट मीन्स क्या है कि डी कंडीशन के हिसाब से मैग्नीशियम के आने पर ट्रांसलेशन रुक गया। अनट्रीटेड में मैग्नीशियम नहीं था तो हमारा आरएनए था, आरएनए से हमारा प्रोटीन बन गया। बट ट्रीटेड में जैसे ही मैग्नीशियम आया तो हमारा आरएनए से प्रोटीन नहीं बन पाया। तो हमारा ये भी करेक्ट हो सकता है। अब खुद सोचिए कि यहाँ पे यदि हमें कुछ कंडीशन ही नहीं गिवन कि मैग्नीशियम कर क्या रहा है,
बस ये बोला है कि मैग्नीशियम रेगुलेट कर रहा है, सिर्फ ये बोला है मैग्नीशियम रेगुलेट कर रहा है, इसके अलावा कुछ बोला ही नहीं है। तो हमारी ए और डी कंडीशन दोनों सही हो सकती हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन बिल्कुल अपोजिट है। ए में बोला है कि मैग्नीशियम आया इसीलिए ट्रांसलेशन हुआ, क्योंकि ट्रीटेड सेल में बैंड आया, ट्रीटेड सेल में हमारा बैंड आया, अनट्रीटेड में नहीं आया। तो हमारे माइंड में यही तो आएगा कि मैग्नीशियम आया इसलिए बैंड आया, इसलिए ट्रांसलेशन हुआ। बट हमने देखा क्वेश्चन में तो कहीं लिखा ही नहीं है। फिर हम डी ऑप्शन पे गए, डी में हमारा अपोजिट हुआ, ट्रीटेड में बैंड नहीं आया, अनट्रीटेड में आया। तो हमारे माइंड में क्या क्लिक होगा, ओ मैग्नीशियम इनहिबिट कर रहा है ट्रांसलेशन को, मैग्नीशियम इनहिबिट कर रहा है ट्रांसलेशन को। बट हमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो हमारा ए एंड डी ऑप्शन है क्या कुछ, ए एंड डी हमारा सी ऑप्शन है, ए एंड डी हमारा सी ऑप्शन है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ए एंड डी। हमने ए ओनली और डी ओनली क्यों चूज़ नहीं किया यहाँ पे, ए ओनली और डी ओनली इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है, यहाँ पे हमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है कि मैग्नीशियम क्या कर रहा है। तो फाइनली इसका आंसर आ जाता है ए एंड डी, दैट इज सी ऑप्शन। अब इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए थी, इसके लिए हमें कोई नॉलेज चाहिए थी। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या करती है और वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या करती है, बस ये पता होना चाहिए था। वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेथड्स इन बायोलॉजी में, इससे प्रीवियस वीडियो में। इसके अलावा जो नॉलेज है वो कॉमन नॉलेज है, वो एक जर्नल बायो नॉलेज है जो हमें बायोकेम पढ़ के, बायो फिजिक्स पढ़ के, जो हमें सारे सब्जेक्ट्स बायो मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ के, डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ के, इन सबको पढ़ के मिलती है। तो मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट्स जो है वो बहुत सिंपल यूनिट है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि स्टूडेंट्स ग्राफ के क्वेश्चंस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े से हाई लेवल के हैं, थोड़े से हाई लेवल के हैं, बट इतने भी हाई लेवल के नहीं हैं। और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएचडी लेवल की, प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएचडी में जाने के लिए, तो ऑब्वियसली हमें ग्राफ स्टडी करना आना चाहिए। तो अब से जो भी हमारी मेथड्स इन बायोलॉजी की वीडियोस होंगी उसमें हम ग्राफ ही स्टडी करेंगे, जिससे कि आपको पता चले ग्राफ को स्टडी कैसे करते हैं। ये जो भी हमें बैंड्स गिवन होते हैं, जेल्स गिवन होते हैं, मेम्ब्रेन गिवन होती है, उन पे बैंड्स होते हैं, उनको स्टडी कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम यही साउदर्न एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2020 में आया हुआ है। Given below is a systematic representation of a southern blot performed to identify single copy integration event of the tDNA among 6 transgenic plant। मैंने आपको tDNA पढ़ाया हुआ है अप्लाइड बायोलॉजी में, एग्रोबैक्टीरियम tDNA ट्रांसफर, उसी की बात हो रही है। tDNA ट्रांसफर हुआ है, हमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट सिंगल कॉपी इवेंट। हमारा जो tDNA है उसकी सिंगल कॉपी ट्रांसफ़र हुई है, उसकी सिंगल कॉपी इंटीग्रेट हुई है, इसका क्या प्रूफ है। हम इन सारे ग्राफ्स को, ये जो हमें साउदर्न ब्लॉट दिया है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इस ग्राफ से, इस ब्लॉट से, इस मेम्ब्रेन से, इस ब्लॉटिंग से कैसे पता लगा सकते हैं कि सिंगल इवेंट हुआ था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। कैसे पता लगा सकते हैं कि सिंगल tDNA का इंटीग्रेशन हो रहा था। ओके, तो इफ़ हम इसको देखें हम, तो पहले हम फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट को देखते हैं। हमारे 6 ट्रांसजेनिक प्लांट हैं, 6 ट्रांसजेनिक प्लांट में हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है tDNA का। तो हमारा कौन से ट्रांसजेनिक प्लांट में सिंगल कॉपी इंटीग्रेशन हो रहा है, इसमें हमारे, ये तो हमारा नॉर्मल वो बैंड होता है जो हम लोड करते हैं। जो फर्स्ट बैंड होता है वो हमारा वो होता है जो हमने लोड किया है, उसको हमें नहीं देखना होता। ओके, इफ हम फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट में देखें तो हमारा एक बैंड आ रहा है। एक बैंड का मतलब क्या है कि हमारा tDNA इंटीग्रेट हुआ, फिर हमने उसको रन किया तो एक ही साइज का बैंड आया, इट मीन्स एक ही साइज का हमारा वो जीनोम था। बट इफ हम यहाँ पे T2 पे आ जाए, सेकेंड ट्रांसजेनिक प्लांट पे आ जाए, तो हमारे 2 बैंड आ रहे हैं। 2 बैंड का मतलब जानते हैं आप, मतलब tDNA किसी में 1 टाइम इंटीग्रेट हो रहा है, किसी में 2 टाइम इंटीग्रेट हो रहा है। क्योंकि जब भी तो हमारा डिफरेंट साइज हुआ है बैंड्स का। एक कुछ ट्रांसजेनिक प्लांट्स में, जो T2 के ट्रांसजेनिक प्लांट थे, उनमें हमारा 1 बैंड इंटीग्रेट हुआ, कुछ में 2 बैंड इंटीग्रेट हुए, जिसकी वजह से हमारा 2 या 3 बैंड इंटीग्रेट हुए, जिसकी वजह से हमारा ये जो साइज़ है इसमें डिफरेंस आया। और कुछ जीनोम तो हमारे पीछे रुक गए बिकॉज उनमें ज़्यादा इंटीग्रेशन हुआ था, वो हमारे ज़्यादा मूव नहीं कर पाए, और कुछ आगे आ गए क्योंकि उसमें कम कॉपी इंटीग्रेट हुई थी। तो हमारा T2 रॉन्ग है, T1 में हमारा 1 इवेंट हो रहा है।
इफ हम T3 में आए तो इसमें भी हमारे 2 बैंड शो हो रहे हैं। इट मीन्स जो आगे वाला बैंड है उसमें कम कॉपी इंटीग्रेट हुई है, पीछे वाले बैंड में ज़्यादा कॉपी इंटीग्रेट हुई है। T3 भी रॉन्ग है, T2 भी रॉन्ग है, T3 भी रॉन्ग है। T4 में चलते हैं। T4 में जब हम चलते हैं तो T4 में भी हमारे 3 बैंड आ रहे हैं। इट मीन्स इसमें TDNA जो फर्स्ट बैंड है हमारा ये वाला, इसमें हमारा कम अमाउंट में TDNA इंटीग्रेट हुआ है। सेकेंड बैंड में और ज़्यादा अमाउंट में TDNA इंटीग्रेट हुआ है, जिसकी वजह से वो पीछे रह गया। थर्ड में और ज़्यादा अमाउंट में TDNA इंटीग्रेट हुआ है, तो हमारा T4 भी रॉन्ग है। T5 में जाते हैं। T5 में हमारा सिर्फ एक बैंड आ रहा है, मतलब हमारा इंटीग्रेशन हुआ है एक ही इवेंट में। ओके, सही है। T6 में जाते हैं। T6 में भी हमारा एक ही बैंड आ रहा है। इट मीन्स सिंगल कॉपी इवेंट हुआ है। सिंगल कॉपी इवेंट मीन्स एक ही बारी में TDNA जो है इंटीग्रेट हुए हैं, एक सिंगल कॉपी इवेंट हुआ है। ये नहीं कि कुछ ट्रांसजेनिक प्लांट में हमारा डबल TDNA इंटीग्रेट हो गए, कुछ में हमारा ट्रिपल जीन इंटीग्रेट हो गया, किसी में हमारा सिंगल जीन इंटीग्रेट हो गया। सिंगल कॉपी इवेंट हुआ है। तो हमारा T1 में, T5 में, T6 में हमारा क्या हुआ है? सिंगल कॉपी इवेंट हुआ है। सारे जो ट्रांसजेनिक प्लांट हैं उनमें हमारा सेम ही TDNA इंटीग्रेट हुआ है, सेम ही कॉपी नंबर में TDNA इंटीग्रेट हुआ है। उसको बोलते हैं सिंगल कॉपी इवेंट। ये है हमारा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन करेक्ट है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक बैंड आया है मतलब एक ही कॉपी इवेंट हुआ है। 2 बैंड आए हैं मतलब कुछ प्लांट्स में हमारा डबल इंटीग्रेशन, किसी में ट्रिपल इंटीग्रेशन, किसी में कोई और इवेंट हुआ है TDNA के इंटीग्रेशन का, किसी में कोई और हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A gene from genomic library is screened by using hybridization technique. After hybridizing the probe, usually a stringent washing step is given. The following statement are given to explain the stringent washing step. अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार हाइब्रिडाइजेशन क्यों आ रहा है प्लॉटिंग को। जो हमारा साउदर्न प्लॉटिंग है और नॉर्दर्न प्लॉटिंग है उसको हम साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन और नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हमारा DNA का हाइब्रिडाइजेशन होता है। वेस्टर्न प्लॉटिंग में हमारा प्रोटीन जो है वो प्राइमरी एंटीबॉडी से सेकेंडरी एंटीबॉडी से बाइंड होती है। बट साउदर्न और नॉर्दर्न प्लॉटिंग में हमारा DNA के बिटवीन हाइब्रिड बनता है और DNA और RNA के बिटवीन हाइब्रिड बनता है। मतलब 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड के बिटवीन हाइब्रिड बनता है। क्योंकि जो हम प्रोब यूज़ करते हैं वो हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ही यूज़ करते हैं, जो भी हम न्यूक्लिक एसिड को डिटरमाइन करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। 2 हमारे जो स्ट्रैंड्स थे हमारे न्यूक्लिक एसिड के, उनके बीच में हाइब्रिड फॉर्म हो रहा है। ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। ये पॉइंट मुझे वहीं बताना चाहिए था, वहाँ स्किप हो गया ये पॉइंट बताना। बट हमारा साउदर्न प्लॉटिंग और हमारा नॉर्दर्न प्लॉटिंग बहुत कम मेंशन होता है। साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन और नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा मेंशन होता है, और हमारा वेस्टर्न प्लॉटिंग के लिए वेस्टर्न प्लॉटिंग ही मेंशन होता है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है? यहाँ पे हमें बोला है कि स्ट्रिंगेंट हाइब्रिडाइजेशन होना है। अब स्ट्रिंगेंट हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? क्या हुआ, हमने बताया था कि प्रोब आया। प्रोब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री था, जो हमारा DNA ऑफ इंटरेस्ट था उसके कॉम्प्लीमेंट्री था। प्रोब आके बाइंड हो गया हमारे DNA ऑफ इंटरेस्ट से। प्रोब जो है उसका 1-2 बेस भी डिफरेंट होता है ना, तो वो बाइंड हो जाता है। इफ़ 1-2 बेस भी डिफरेंट है ना, 2-3 बेस भी डिफरेंट हैं, जब भी हमारा वो जाएगा और बाइंड हो जाएगा उस कॉम्प्लीमेंट्री DNA से जिससे उसके सिर्फ 1-2 बेस डिफरेंट है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा DNA ऑफ इंटरेस्ट है उससे बाइंड हो, बट उससे बाइंड तो होता है, उसके साथ किसी और DNA फ्रेगमेंट से भी बाइंड हो जाता है, जिसके सिर्फ 1-2 बेसेस डिफरेंट होते हैं हमारे प्रोब से। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम स्ट्रिंगेंट हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। अब स्ट्रिंगेंट हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? स्ट्रिंगेंट हाइब्रिडाइजेशन मतलब ऐसे हाइब्रिडाइजेशन करना जिसमें जो नॉन स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इवेंट है, जो हमारे नॉन स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इवेंट है, उनको रिमूव कर देगा। मतलब ऐसा चांस ही नहीं छोड़ना कि हमारा डिसिमिलरिटी होने के बाद, 1 और 2 बेसिस की डिसिमिलरिटी होने के बाद जो हमारा प्रोब है वो हमारे DNA ऑफ इंटरेस्ट से बाइंड हो जाए, जो हमारा प्रोब है वो किसी और DNA से बाइंड हो जाए। हमारे DNA ऑफ इंटरेस्ट से तो बाइंड होगा ही होगा, बिकॉज कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री है, बट किसी और DNA से बाइंड ना हो, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम स्ट्रिंगेंट हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। अब वो स्ट्रिंगेंट हाइब्रिडाइजेशन में करते क्या है? क्या होता है आप खुद बताइए कि हाई टेम्परेचर जब होगा, हाई टेम्परेचर कभी भी 2 हाइब्रिडाइजिंग न्यूक्लिक एसिड है, DNA है, RNA है, कुछ भी है, तो इफ़ हम टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो हमारे इन दोनों के अलग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इन दोनों के अलग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ध्यान से सुनना, टेम्परेचर जब भी प्रोवाइड करेंगे तो हमारा जो 2 न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइज हुए हैं उनके चांसेस ज़्यादा होंगे उनके हाइब्रिडाइजिंग बॉन्ड को, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड को
ब्रेक होके उनके अलग अलग होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बट इफ़ दो एकदम से कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो वो हमारे अलग नहीं होंगे। इफ़ दो एकदम से कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो वो अलग नहीं होंगे। इट मीन्स कि जब हाई टेम्परेचर कंडीशन होती है तो सिर्फ वही हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं जो कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मीन्स हाई टेम्परेचर कंडीशन प्रोवाइड करेंगे हम तो हमारा जो प्रोब है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से, जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है जो कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री है प्रोब के, सिर्फ उसी से बाइंडिंग अलाउ करेगा और उसे बाइंडिंग अलाउ नहीं करेगा। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे मोबिलिटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की, जिस वजह से इफ़ थोड़ा भी डिसिमिलरिटी दिखा रहा है बेसिस के बिटवीन तो हमारे जो हाइब्रिडाइजेशन बना है वो रिमूव हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। समझ आया? तो फर्स्ट कंडीशन तो है टेम्परेचर, सेकंड कंडीशन है सॉल्ट कंडीशन। सॉल्ट जब भी हम देते हैं, इफ हमने सॉल्टिंग करी, सॉल्टिंग मीन सॉल्ट ऐड किया, तो हाइब्रिडाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट हमारा फॉस्फेट पे आके बाइंड हो जाता है और दो जो न्यूक्लिक एसिड है उनके बिटवीन नेगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से वो रिपेल हो रहे हैं, वो रिपेल नहीं होते और कोई भी थोड़ा बहुत भी सिमिलरिटी दिखती है, दो हमारे न्यूक्लिक एसिड आके हाइब्रिडाइज हो जाते हैं जब हाई सॉल्ट होता है। इसको हम सॉल्टिंग इन बोलते हैं। जब हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ाया था तो हमने सॉल्युबिलिटी में पढ़ाया था सॉल्टिंग इन। ओके, तो हमारे सॉल्ट क्या करते हैं, सॉल्ट आके बाइंड होते हैं फॉस्फेट से, फॉस्फेट आयन से। नेगेटिव चार्ज रिपेल कर रहे थे अब तक एक दूसरे को, बट अब रिपेल नहीं करते तो थोड़ा भी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस दिखते हैं, वो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। तो मतलब हाई सॉल्ट कंडीशन हमारे लिए अच्छी नहीं है। हाई सॉल्ट कंडीशन में हमारा प्रोब किसी और डीएनए से भी जाके हाइब्रिडाइज हो सकता है। कौन सी अच्छी है? लो सॉल्ट कंडीशन। लो सॉल्ट कंडीशन होगी तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज होगा, सॉल्ट किसी को भी नलिफाइड नहीं करेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा, तो जो बहुत ज़्यादा ही फुल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वही बाइंड होंगे। अदरवाइज नेगेटिव चार्ज की वजह से और जो थोड़ा भी डिसिमिलरिटी होगी तो वो बाइंड नहीं हो पाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे। तो मीन्स इफ़ हम चाहते हैं, इफ़ हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते टाइम चाहते हैं कि हमारा प्रोब सिर्फ उसी से बाइंड हो जो उसके कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री है, जो हमारा डीएनए है इंटरेस्ट का उसी से बाइंड हो और किसी से बाइंड ना हो, तो उसके लिए हम हाई टेम्परेचर और लो सॉल्ट कंडीशन रखते हैं। हाई टेम्परेचर की वजह से और लो सॉल्ट की वजह से थोड़ी भी डिसिमिलरिटी होती है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाता। कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री होता है जब ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें बोला है कि हमें स्ट्रिंगेंट वॉशिंग स्टेप करने हैं, स्ट्रिंगेंट हाइब्रिडाइजेशन करना है, स्ट्रिंगेंट हाइब्रिडाइजेशन करना है। हुआ क्या, हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, अब हमें स्ट्रिंगेंट कंडीशन अप्लाई करनी है, वॉशिंग करनी है, जिससे कि जो भी हमारे नॉन स्पेसिफिक बाइंड हुए हैं ना वो सब हमारे क्या हो जाए, वो सब हमारे ब्रेक हो जाए। हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, प्रोब हमने पुट किया जिसकी वजह से प्रोब बाइंड हो गया। अब वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पे तो बाइंड होगा, ये जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है आसपास और भी जाके बाइंड हो गया, थोड़ा बहुत डिसिमिलरिटी के साथ भी। अब जो हम वॉशिंग करेंगे ना, तो वॉशिंग इस कंडीशन में करेंगे जिसका टेम्परेचर हाई हो और हमारा सॉल्ट कंडीशन कम हो, जिसकी वजह से जो और डिसिमिलरिटी बेसिस के बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन हुआ है ना वो हमारा रिमूव हो जाए, वो हमारा रिमूव हो जाए। अब ए ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन में बोला है स्ट्रिंगेंट वॉशिंग क्या करती है, रिमूव कर देती है कोऑपरेटेड एंड नॉन स्पेसिफिकली हाइब्रिडाइजिंग प्रोब को। जो नॉन स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजिंग प्रोब होते हैं उनको रिमूव कर देती है, जिनको लगता है कि नॉन स्पेसिफिक है, इनका कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, जब भी अटैच है उनको रिमूव कर देती है। ए तो हमारा करेक्ट है। बी में चलते हैं, बी में क्या बोला है, स्ट्रिंगेंट वॉशिंग इज डन इन सॉल्यूशन हैविंग हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन एंड लो टेम्परेचर। स्ट्रिंगेंट जब होती है जब हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है, लो टेम्परेचर होता है। ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। लो टेम्परेचर होगा तो बहुत ईजिली हमारे हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और हाई सॉल्ट होगा तो भी ईजिली हाइब्रिडाइज हो जाएंगे क्योंकि वो नलिफाई कर देगा सॉल्ट उनकी चार्जेस को। तो हमारा बी इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, बी हमारा रॉन्ग है। सी बोला है स्ट्रिंगेंट वॉशिंग इज डन इन द सॉल्यूशन हैविंग लो सॉल्ट कंसंट्रेशन हाई टेम्परेचर। ऑब्वियसली लो सॉल्ट कंडीशन होगी, हाई टेम्परेचर होगा तो बहुत ईजिली हमारे नॉन स्पेसिफिक हमारा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। सी हमारा करेक्ट है, सी हमारा करेक्ट है। डी बोला है सॉल्ट प्रेजेंटिंग वॉशिंग सॉल्यूशन सपोर्ट हाइब्रिड टू स्टे इंटैक्ट बाय शील्डिंग द इंटरफेरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो सॉल्ट होता है वो हमारा सपोर्ट करता है हाइब्रिड बनने में, सॉल्ट सपोर्ट करता है हाइब्रिड फॉर्मेशन में। डी हमारा राइट है। ई बोला है हमें सॉल्ट रिएक्ट विद डीएनए मॉलिक्यूल अलाउ इजी डिसोसिएशन।
सोल्ट रिएक्ट करता है डीएनए मॉलिक्यूल के साथ और डिसोसिएट कर देता है? नहीं, सॉल्ट जब भी रिएक्ट करता है तो वो तो जो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कुछ डिसिमिलरिटीज होती हैं, उनको भी एसोसिएट कर देता है, हाइब्रिड फॉर्म कर देता है। तो ऑब्वियसली हमारा ई भी रॉन्ग है। एफ बोला है स्टेबिलिटी ऑफ हाइब्रिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। स्टेबिलिटी बढ़ेगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी क्या बताया कि टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल नॉन स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन है उनको भी रिमूव कर देता है। और इसमें बोला है कि स्टेबिलिटी बढ़ती है हाइब्रिडाइजेशन की जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं। ई बी एफ भी हमारा रॉन्ग है। तो हमारा क्या क्या करेक्ट है? ए सी डी हमारा करेक्ट है। ए सी डी हमें गिवन है बी ऑप्शन में, ए सी डी हमें गिवन है बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो ये थे हमारे CSIR नेट JRF के साउदर्न ब्लॉटिंग एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के क्वेश्चंस। इफ़ आपको इस टाइप के किसी भी क्वेश्चंस में ब्लॉटिंग की, चाहे वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग हो, चाहे वो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हो, चाहे वो साउदर्न ब्लॉटिंग हो, इनके किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हमारा ब्लॉटिंग कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उनके क्वेश्चन ये सब स्टार्ट करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक।